अपहरण के आरोप की आपने बात की, एक और आरोप अभी हाल ही में अध्यक्ष बनने के बाद आप पर लगा, बहुत ही संगीन आरोप था कि चाची को लेकर जो आरोप लगे, चाचा ने जो आरोप लगाए, क्या वो मामला था और उसके पीछे की सच्चाई, आपका पक्ष क्या है, आपकी सच्चाई क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, जिस प्रकार से सोशल मीडिया में प्रचारित किया गया जी। कि मेरे चाचा आरोप लगा रहे हैं, जी। तो मैं आपको बता दूं कि वो मेरे चाचा नहीं है। तो अभी क्या लगता है, छात्र संघ चुनाव होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? अब सुनने में आता है कि अचानक से आपको एक कॉल आता है और आपको ये पद सौंप दिया जाता है। ये अचानक से कॉल और ये बीजेवाईएम के अध्यक्ष पद के पीछे की बैक स्टोरी या इनसाइड स्टोरी क्या है? रवि भगत आपसे पहले इस पद पर कार्यरत थे। उन्होंने क्या चूक कर दी कि अचानक से उन्हें हटाया गया? कांग्रेस ने इस पे एक वीडियो जारी किया और देश के दूसरे नंबर के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के उस पे, जिसमें उन्होंने कमेंट सेक्शन दिखाए और कमेंट सेक्शन में लिखा हुआ था, बहुत सारी अलग अलग बातें थी, जिसमें गालियां भी थी, बहुत सारी चीजें थी। कांग्रेस का काम ही विपक्षी भूमिका निभाने का। हो सकता है जो गाली गलौज है उसको उन्हीं का जो स्लीपर सेल है वो किया होगा। क्या भाजपा के कार्यकर्ता हताश हो गए हैं क्योंकि जिस हिसाब से भाजपा मुख्यमंत्री का चयन करती है, किसी को नहीं पता होता? और दूसरी चीज, जो तीसरी चौथी लाइन में बैठा रहता है उसका चयन हो जाता है, जैसे आपका भी चयन हुआ, आपको हवा नहीं लगी। आप बोले ना थर्ड लाइन फोर्थ लाइन, हाँ। ये आशा और संभावना का ही नतीजा है। हाँ। सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, अन्य राज्यों में भी पहली बार का विधायक मुख्यमंत्री बन जाता है, पहली बार के विधायक डिप्टी सीएम उस पर बन भी जाते तो हैं। आरोप लगे आपके ऊपर कि भाई भाजपा राज्य में जातिवाद की राजनीति कर रही है। कांग्रेस ये कह रही है कि भाई यादव समाज से इसीलिए मंत्री बनाया गया क्योंकि बिहार में चुनाव है। मेरे पीछे क्या मनसा है मुझे बनाने की, मुझे ही नहीं पता। अरे इतने भोले मत अरे बनिए। बिल्कुल नहीं पता। ओबीसी वर्ग का प्रभाव छत्तीसगढ़ में किसी को बताने की जरूरत है क्या? नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका IBC 24 डिजिटल में। मैं हूं प्रियांशु सिंह और इस वक्त मेरे साथ एक और बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगा बीजेवाईएम के प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिया जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 डिजिटल। थैंक यू। अभी अभी आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आ रहे हैं और बहुत सारी बातें निकल कर आई हैं, बहुत सारे मामले निकल कर सामने आए। जैसे ही आप प्रदेश अध्यक्ष बने, मैं आऊँगा उन बातों पर, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये प्रदेश अध्यक्ष बनने तक का सफ़र कैसा था, कैसे राजनीति में एंट्री हुई और कैसे ये प्रदेश अध्यक्ष अचानक से आप बन गए? बिल्कुल, देखिए, जब हाल के कुछ वर्ष पूर्व 3 सालों के लिए छात्र संघ चुनाव ओपन हुआ था, नहीं तो अभी तो बैन चल रहा है, प्रत्यक्ष चुनाव बैन है, लेकिन 3 साल के लिए ये बैन ओपन किया गया था। तो मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था। तो कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी का प्रभारी मुझे बनाया गया। तो मैं सोचा प्रभारी क्यों बनूँ, मैं वहाँ पे पढ़ाई भी कर लूँ। फिर मैंने वहाँ पे APR जनसंपर्क डिपार्टमेंट में PG का एडमिशन लिया और वहाँ पे एज अ प्रभारी यूनिवर्सिटी विद्यार्थी परिषद के पाले में मैंने डाला। मतलब आधे पत्रकार आप भी हैं? बिल्कुल, मैं भी आधा पत्रकार ही हूँ। आपके पत्रकारिता से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन लिया है और उसके बाद मैंने LLB, फिर BCom MCom वाला जो विषय है, मेरे पास 4 PG है, अर्थशास्त्र का है, लोक प्रशासन का है। तो लगातार पढ़ाई अभी चली रही है, अभी पॉलिटिकल का चल रहा है, पॉलिटिकल साइंस का। तो वहाँ से फिर ये छात्र राजनीति जो प्रारंभ हुई वो प्रारंभ हो गई। फिर लगातार अपन सक्रिय रहे, कुछ अपने अंकुर फाउंडेशन के नाम से हमने सेवा का काम किया। फिर आज से 6 साल पहले, 5.5 साल पहले, अभी सेकंड मैं जिला पंचायत सभापति हूँ, रिपीट हुआ हूँ। उसके पहले जब मैं लड़ा तो सीधा यूनिवर्सिटी से निकला, फिर मुश्किल से 6-7 महीने बाद मैंने जिला पंचायत का चुनाव अपने क्षेत्र में जाके लड़ा, और ऐसे क्षेत्र में जाके लड़ा जहाँ पे मेरा गांव भी नहीं पड़ता, मेरा घर भी नहीं पड़ता, लेकिन मैं दूसरे जगह जाके चुनाव लड़ा और रिकॉर्ड मतों से लगभग जिला पंचायत का चुनाव मैंने 13,995 वोट से चुनाव जीता। तो वहाँ से ये मेरी राजनीति प्रत्यक्ष रूप से प्रारंभ होती है। फिर मुझे भारतीय जनता पार्टी में आने का अवसर मिला। परिषद का तो मैं लगातार 8 साल कार्यकर्ता रहा ही हूँ, संघ का स्वयंसेवक हूँ। और फिर मुझे भारतीय जनता पार्टी ने किसान मोर्चा में स्थान दिया। किसान मोर्चा का मैं एज अ सोशल मीडिया प्रभारी रहा प्रदेश का, और विपक्ष के कार्यकाल में ये जो किसान मोर्चा का अहम भूमिका रहा। और उस टाइम में मैं सोशल मीडिया की सारी भूमिका, मीडिया, सोशल मीडिया, बढ़िया तालमेल बैठा के मैं जोरदार काम किया। फिर पार्टी को समझ में आया कि यार कुछ गौठान के लगातार घोटाले आ रहे हैं, चूँकि जिला पंचायत से ही गौठान संचालित होता था,
तो मुझे सहकारिता प्रकोष्ठ में भेजा गया, क्योंकि सोसाइटी का जो खाद वाला मामला रहता है सहकारिता का डिपार्टमेंट है। फिर मैं सहकारिता प्रकोष्ठ में गया, वहाँ भी बहुत अच्छे से हमने आंदोलन हैंडल किए। फिर पार्टी ने मुझे आपके चैनल में बैठाने के लिए लगातार मीडिया पैनलिस्ट बना दिया जी। 1.5 साल लगातार आपके चैनलों में वर्चुअल हो, वेबएक्स के माध्यम से हो, या फिर आपके स्टूडियो में आके मैंने पार्टी का पक्ष रखा और कांग्रेस सरकार के खिलाफ लगातार मुखर होकर मैंने बातचीत की। उसके बाद जब विधानसभा चुनाव हुए, टिकट वगैरह वितरण हुए, सरकार चुनाव से जैसे ही निवृत्त हुई, फिर मुझे मेन बॉडी में भारतीय जनता पार्टी के कार्य परिषद कार्यकारिणी जो कार्य समिति होती है, उस कार्य समिति का मेंबर बनाया गया जी। लगातार 4 अलग अलग स्थानों में मुझे पार्टी ने स्थान दिया, जहां पर उचित लगा वहां पे पार्टी ने मुझे स्थान दिया। फिर अभी हाल के 13 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी देते हुए मुझे आउटसाइड से ला के युवा मोर्चा का एज अ प्रेसिडेंट प्रदेश अध्यक्ष बनाया, क्योंकि हमारे यहाँ 35 के अंडर क्राइटेरिया रहता है और मैंने 33 कंप्लीट किया है। तो मुझे एक बड़ी जवाबदारी भारतीय जनता पार्टी ने दी है और आपके चैनल के माध्यम से मैं पुनः भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने 6 सालों में मुझे 5 अलग अलग दायित्वों का निर्वहन करने का सौभाग्य दिया, मौका दिया, और मैंने उन सारे मौक़ों पर मुखरता से काम किया और निष्ठा से मैंने काम किया। आप यंग हैं जी। 30 प्लस ही हैं, 33 साल की आपकी उम्र है। राजनीति में रोजगार है? देखिए, राजनीति रोजगार का नहीं, मुझे ऐसा लगता है ये सेवा का अवसर है। अगर आप रोजगार समझ के राजनीति करेंगे तो फिर नहीं कर सकते, लेकिन सेवा समझ के अगर करेंगे तो राजनीति आप कर सकते हैं। रोजगार और सेवा में बहुत अंतर है। आप देखिए, मेरी राजनीति भी विद्यार्थी परिषद में तो था, लेकिन मैं अंकुर फाउंडेशन, अंकुर समाज सेवी संस्था, मेरी संस्था पंजीयन नहीं है आज तक। नॉन पॉलिटिकल और नॉन पंजीकृत संस्था है, स्वतंत्र रूप से। जहाँ पर लगता है हमें ये करना चाहिए, जहाँ पर लगता है हम करने चले जाते हैं। ना हम उसमें कहीं से पैसा ले सकते हैं, ना हम कहीं पे पैसा दे सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, एक सेवा का ही भाव लेके हम चले थे, और उसके बाद हम जिला पंचायत सदस्य बने, दूसरी बार जिला पंचायत सदस्य बने, सभापति बने। अभी आज प्रदेश अध्यक्ष की जवाबदारी भारतीय जनता पार्टी ने दी है। एक बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि पार्टी की रीढ़ मानी जाती है वो मोर्चा, और उसका निर्वहन हम निष्ठापूर्ण चालू भी कर दिए काम। जो दायित्व मिल रहा है कर रहे हैं। मैं दूसरी चीज समझना चाह रहा हूँ, जो लोग राजनीति में आना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, मैं आपसे इसीलिए ये बातें जानना चाहता हूँ क्योंकि आप यंग हैं, अभी आपने राजनीति में एंट्री की है और अब आप इतने जल्दी इतने बड़े पद पर आ चुके हैं। तो राजनीति करने से घर कैसे चलता है, ये आप शायद युवाओं को बहुत अच्छे से समझा पाएंगे, या सेवा करते हुए या करने के साथ साथ घर कैसे चलता है? नहीं, देखिए, राजनीति के भरोसे घर नहीं चल सकता। राजनीति करते रहिए, लेकिन साथ में आपका कोई व्यवसाय हो, आपका रोजगार हो, तभी आप कर सकते हैं। जैसे मेरे यहाँ खेती हमारा मूल है। मैं किसान परिवार से हूँ, पिताजी भी कृषक रहे, हमारे पार्टी के मंडल अध्यक्ष रहे पापा जमाने में, जनपद सदस्य माँ भी रही, पापा जी भी रहे, लेकिन जिला तक वो कभी नहीं पहुँचे। लेकिन मैंने अपना शुरुआती जिला पंचायत चुनाव से किया। लेकिन कभी भी कोई पॉलिटिक्स के भरोसे हम नहीं रहे। हमारा खेती है, खेती के भरोसे हम हैं। वैसे ही हर किसी के पास खेती नहीं है, तो कहीं ना कहीं युवाओं को रोजगार का एक अपना माध्यम बनाना चाहिए, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो, एक सेटअप उनका होना चाहिए, तब तो आप राजनीति कर सकते हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि इसी के भरोसे हमारी राजनीति चलेगी, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये सेवा का स्थान है, और सेवा का स्थान है और सेवा का ही स्थान रहेगा। मैं पुनः युवाओं को आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करना चाहूँगा कि आप बिल्कुल राजनीति में आइए, लेकिन एक इसके भरोसे अगर सोचेंगे कि हमारा घर चलेगा तो नहीं चल सकता। आप अपना व्यापार व्यवसाय स्थापित करें, उसके बाद राजनीति को एक पैरेलल रूप में सेवा के माध्यम बनाकर चलें। मैं वापस आता हूँ आपके अध्यक्ष बनने की कहानी को लेकर। सुनने में आता है कि अचानक से आपको एक कॉल आता है और आपको ये पद सौंप दिया जाता है। ये अचानक से कॉल और ये बीजेवाईएम के अध्यक्ष पद के पीछे की बैक स्टोरी या इनसाइड स्टोरी क्या है? किसका कॉल आया था? कैसे आपको अचानक से इस पद का दायित्व दिया गया? नहीं, मुझे कॉल वैसा कुछ नहीं आया था। मैं अब आपको बता दूं, मैं तो एक पारिवारिक कार्यक्रम से दिल्ली गया हुआ था, और जब भी मैं दिल्ली जाता हूं तो अपने स्तर पे राष्ट्रीय कार्यालय में जो भी रहते हैं प्रणाम करने बिल्कुल जाता हूं। तो मैंने वो सारी चीज़ें प्रक्रियाएँ करके वापस जब मैं फ़्लाइट से उतरा, जब फ्लाइट में जब तक हम चढ़े तब तक ऐसा कोई विषय था नहीं। फ़्लाइट से जब नीचे उतरा मैं,
तब मुझे मीडिया के साथियों से पता चला कि मैं एज अ प्रदेश मैं अध्यक्ष नियुक्त अध्यक्ष हो बन चुका चुका हूँ। हूँ। तो मैं मीडिया को पहले तो कंफ्यूज हुआ और उनसे ही कंफर्म किया कि यार ये सही बात है क्या, क्योंकि फ्लाइट में मोबाइल बंद था। मैं निकलते तक चूँकि अकेले गया हुआ था तो बैग कलेक्ट वगैरह करते मैंने मोबाइल ऑन नहीं किया था। जब बाहर निकला तो कुछ मीडिया के साथियों ने वहाँ पे मुझसे पूछा कि ऐसा ऐसा विषय है, आप प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे बने, क्या बने। तो मैं खुद कंफ्यूज था वहाँ पे कि मुझे कोई ऐसा विषय था ही नहीं कि मुझे कहीं से कन्फर्मेशन हुआ हो या मुझे कहीं से पहले से हिंट हुआ हो। मैं तो आपको बताया ना कि युवा मोर्चा में मैं रहा नहीं, मैं तो परिषद का कार्यकर्ता रहा, संघ का स्वयंसेवक रहा। उसके बाद मुझे लगातार पार्टी ने किसान मोर्चा में भेजा, सहकारिता प्रकोष्ठ में भेजा, मीडिया पैनलिस्ट बनाया, भारतीय जनता पार्टी के कार्य समिति में रखा। अचानक से ये युवा मोर्चा का मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर दूं, पार्टी को आश्वस्त कर दूं आपके चैनल के माध्यम से, मुझे जो जवाबदारी दी गई है मैं निष्ठा से किया हूं और डेडिकेशन से किया हूं। तो ये फिर से मैं ये दायित्व को डेडिकेट होके निर्वहन करूंगा, निष्ठा के साथ निर्वहन करूंगा। ये जो कॉल का विषय है, कोई कॉल वाला विषय नहीं है। मुझे तो सीधा पत्र दिखाया गया कि आपका नियुक्ति हो गया है। अच्छा, मतलब प्लेन में बैठे या चढ़े तब तक ऐसा कोई तो विषय अध्यक्ष नहीं था, नहीं उतरते था। उतरते अध्यक्ष बन चुका नीचे था। उतरे जब एयरपोर्ट से बाहर निकले तब तक हम अध्यक्ष बन चुके थे। और जब मैंने मोबाइल ऑन किया, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, मैंने मोबाइल ऑन किया तो नहीं में कम से कम 778 मिस्ड कॉल अलर्ट थे मेरे मोबाइल पे। पहला बड़ा कॉल किसका था? आप बड़े नेता का किसका कॉल? नहीं, मैंने सबसे पहले उतरते ही फ्लाइट से संगठन मंत्री जी, और मैं सारे फ़ोन काट के संगठन मंत्री जी और प्रदेश के प्रभारी नितिन नवीन जी को फ़ोन करके मैंने धन्यवाद दिया और उनको प्रणाम किया। फ़ोन तो बहुत थे जो मिस कॉल अलर्ट में रह गए। जी चलिए, रवि भगत आपसे पहले इस पद पर कार्यरत थे, उन्होंने क्या चूक कर दी कि अचानक से उन्हें हटाया गया? देखिए, अचानक से नहीं हटाया गया, ये बहुत मैं आपको चैनल के माध्यम से, आपके डिजिटल स्टूडियो के माध्यम से क्लियर कर दूं। कांग्रेस हर बार प्रोपेगेंडा करती है, हर बार अफवाह उड़ाती है। उन्होंने ये कहा कि रवि भगत जी को हटा दिया गया, वो आवाज़ उठाए तो हटा दिया गया। ये बिल्कुल गलत बात है। ओपी चौधरी के खिलाफ आवाज उठाना भारी बात है। देखिए, वो परिवार के हिस्सा है भारतीय जनता पार्टी के। परिवार उनको नोटिस भेज के जवाब ले रही है, पार्टी उनको जो समय समय पर उनसे कन्वर्सेशन कर लेती है और उनको भी जो विषय रहता है वो जाके पत्र दे देते हैं। लेकिन ये कहीं पे विषय नहीं है कि उनको हटाया गया। मैं आपको बता दूं, अरुण साहू जी जब प्रदेश अध्यक्ष रहे, आज जो हमारे डिप्टी सीएम साहब हैं जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, अरुण साहू जी की टीम के वो युवा अध्यक्ष हैं, युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे। चूँकि अब प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव जी हैं, जाहिर सी बात है जब जब प्रदेश अध्यक्ष बदलता है, टीम बदलती है, उनका युवा अध्यक्ष बदलता है, तो उनका कार्यकाल कंप्लीट हो चुका था। और ये किरण देव जी का विशेषाधिकार है कि वो अपनी टीम में उनको रिपीट करें या बदले। हालांकि हमारी पार्टी का परिपाटी 35 अगर, जैसे मैं भी आने वाले समय में रिपीट नहीं हो सकता क्योंकि 35 में क्रॉस कर लूंगा जी। तो वो रवि भगत जी का भी वही विषय है, यहाँ पे हटाने का कोई विषय नहीं था। कई लोग तो ये भी आरोप लगाए कि आदिवासी को हटा के पिछड़ा ला दिया गया। तो भाई, पहले भी पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष रहे, पहले भी आदिवासी वर्ग के अध्यक्ष रहे। ये पार्टी रोटेट करते रहती है। आपकी बात हुई रवि भगत से उसके बाद? बिल्कुल, रवि भाई हमारे कार्यभार में आए जी, उन्होंने हमें कुर्सी पे बैठाया। हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्षों में 5 पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वहाँ पे उपस्थित रहे, जिसमें डिप्टी सीएम साहब विजय शर्मा जी रहे, रवि भगत जी रहे, हमारे संजय श्रीवास्तव जी रहे, यशवंत जैन जी रहे जो अभी आज के प्रदेश के महामंत्री हैं, अमित साहू जी रहे। ये सभी ने मुझे मिलकर चेयर पे बैठाया, मुझे कार्यभार दिलाया। तो जाहिर सी बात है, ये पार्टी है, परिवार है, ये वहाँ पे दिखा। जब शायद मैंने पोस्ट किया तो आप देखे होंगे, जब मुझे चेयर में बैठाया गया है कार्यभार में, तो ये सारे प्रदेश अध्यक्ष, उसमें रवि भगत जी भी हैं, विजय शर्मा जी भी हैं, यशवंत जैन जी भी हैं, अमित साहू जी भी हैं, ये सभी मेरे साथ कुर्सी में मुझे बैठाने के लिए वहाँ पे खड़े हुए हैं। तो हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी ने मुझे सम्मान के साथ कार्यभार दिलाया था जी। और ये परिवार में कोई विवाद का स्थिति नहीं। चलिए, ये तो हो गई आपके अध्यक्ष बनने की बात, लेकिन अध्यक्ष बनने के बाद लगातार ये आरोप निकलकर सामने आ रहे हैं, कांग्रेस द्वारा ही लगाए जा रहे हैं कि जब आप अध्यक्ष नहीं थे या विपक्ष में थे तब आप बहुत एक्टिव थे। चाक चौबंद के बीच कलेक्ट्रेट के अंदर घुसना हो या प्रोटेस्ट में शामिल होना हो, लेकिन बीजेवाईएम का अध्यक्ष बनने के बाद कहीं ना कहीं आप बहुत शांत हो गए हैं। क्या पार्टी का कोई दबाव है? मैं शांत कहाँ हुआ हूँ, कल ही पुतला दहन क्यों? राहुल गांधी का कल पुतला दहन हुआ है, पूरे प्रदेश भर में युवा मोर्चा ने किया है और मैं स्वयं रायपुर के अंबेडकर चौक में पुतला दहन में सम्मिलित रहा हूँ। राहुल शांत होने वाला नहीं है। राहुल आज भी महिला मोर्चा के द्वारा कांग्रेस कार्यालय के घेराव है,
कारण एक ही है कि बिहार के बाराबंकी में जिस प्रकार से कांग्रेस के मंच से, आरजेडी के मंच से, संयुक्त मंच से माननीय नरेंद्र मोदी जी के माता जी के लिए अपशब्द का प्रयोग किया गया, उसके विरोध में कल हमने पुतला दहन किया। आज महिला मोर्चा कार्यालय घेराव करने जा रही है और उस कार्यालय घेराव में युवा मोर्चा उनको बैकअप देने के लिए खड़ा रहेगा, उनके साथ रहेगा। तो जहाँ पे आवश्यकता है राहुल शांत नहीं रहने वाला, लेकिन संगठन का विषय है, संगठन जहाँ पे बोलेगी हम बोलेंगे, संगठन के निर्देश के अनुसार हम चलेंगे। छात्र संघ चुनाव के दौरान आपने एबीवीपी के लिए बहुत तगड़े तरीके से काम किया था। इस दौरान एक कहानी निकलकर सामने आती है कि आपके 2 साथियों का अपहरण भी हो गया था, उसकी क्या बैक स्टोरी है? हाँ देखिए, बिल्कुल जो हम फिल्मों में देखते हैं ना छात्र राजनीति, वो छात्र राजनीति हमने कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय में देखी, विद्यार्थी परिषद के चुनाव में देखी। हमारे 2 साथी अपहरण भी हुए, उनको हमने जाके छुड़ाया भी, हम पर भी अपहरण के केस लगे। तो क्या मामला था? मामला यही था कि देखो, कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय का मामला ये था कि वहाँ पे डायरेक्ट चुनाव ना होके सीआर पद्धति से चुनाव होता था। छत्तीसगढ़ में जितने भी उसके ब्रांच है वहाँ पे क्लास सीआर बनते थे। सही बात। और वो सीआर जो है जाके वोटिंग करते थे। तो वो सीआर को उठाने का या सीआर को अपने पक्ष में रखने का एक कंपटीशन चलता था, बड़ा कंपटीशन चलता था। याद है, मुझे याद है। हाँ, आप साथ में वहाँ रहे। हाँ। तो एनएसवाई के कार्यकर्ता उठाने में लगते थे, हम भी लगते थे। तो अधिकांश सीआर तो हमारे जीत के आते थे, लेकिन क्या करते थे कि कांग्रेस के कई कार्यकर्ता जो हैं, चूँकि वो उस क्षेत्र में उस टाइम विधायक हुआ करते थे, शर्मा जी, जिस बेल्ट में यूनिवर्सिटी आते हैं, तो संबंधित कांग्रेस के विधायक हो जाते थे, कुछ ना कुछ उनका प्रभाव होता था वहाँ पे। तो वो कुछ हमारे सीआर को हम तक पहुँचने से पहले ही अपनी गिरफ्त में कर लिए थे, या फिर अपने द्वारा सेफ कर लिए थे, गुट में रख लिए थे। तो उस मामले में फिर हम खुद अपहरण का वो किए, एफआईआर किए, कंप्लेन किए, लेकिन वो अंततः इलेक्शन तक वो बाहर ही। लेकिन ये अच्छा हो गया कि वोटिंग में हिस्सा नहीं लिए हमारे चाक चौबंद व्यवस्था के चलते। और हमने वो लगातार फिर जब जब यूनिवर्सिटी का चुनाव, हमने 3 बार विश्वविद्यालय का चुनाव विद्यार्थी परिषद के पाले में डाला भी। आप पे अपहरण का आरोप क्यों लगा? हम पे अपहरण का आरोप इसीलिए लगा कि हम भी एक आध दो, जब वो खींच रहे तो हम भी खींचेंगे। ये राजनीति की प्रक्रिया है, जो उनके विचार में चले गए, लेकिन हमको तो भाई देखिए, जब टास्क अगर मिल जाए ना आपको कि वहाँ पे आपको बनाना है, तो टास्क के लिए आदमी कुछ भी करता है। भाई हमें भी टास्क मिला था कि हमें यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बनाना है, हम भी उस प्रेसिडेंट बनाने के लगे हुए थे। हमको 1-2 जोड़ तोड़ करना पड़ा, हम भी जोड़ तोड़ किए। तो कांग्रेस के साथियों ने, एनएसयूआई के साथियों ने हम पर एफआईआर कौन थे आपके कांग्रेस के साथी? हनी बग्गा? हाँ, वो बग्गा भाई साहब भी थे, उसके अलावा और भी थे। सुनने में आता है कि कॉलेज के दिनों में आप और हनी बग्गा साथ में टपरी पर बैठकर चाय पिया करते थे। अब कैसे संबंध है आपके? अभी भी वही मित्रता है कि? नहीं, देखिए, मित्रता जब इलेक्शन होती थी, जब इलेक्शन का समय होता था तो हम मतलब घोर विरोधी हो जाते थे। घोर विरोधी हो जाते थे। वो हमारे ऊपर एफआईआर करवाता था, हम उसके ऊपर एफआईआर करवाते थे। लेकिन जब वहाँ से निकलते थे या फिर चुनाव का समय खत्म हो जाता था, तो फिर हम मित्र हो जाते थे। और जो अन्य साथी हैं जो हमारे लिए विरोधी होते थे, वो भी मित्र हो जाते थे, क्योंकि मैं वहाँ पे सिर्फ चुनाव देखने नहीं जाता था, वहाँ का स्टूडेंट था। हाँ। वो भी वहाँ का स्टूडेंट था। हाँ। तो अगर हम वहाँ पे लड़ते रहे तो फिर पढ़ाई तो होगी नहीं। हाँ। यूनिवर्सिटी में सिर्फ लड़ाई झगड़े होंगे। तो पढ़ाई कौन करता है? नहीं, हम पढ़ाई करने जाते थे भाई। हम डिग्री लिए वहाँ से। तो आज वो भी बढ़िया नेशनल लेवल में महासचिव स्थापित है। और मुझे भी भारतीय जनता पार्टी। तो आप कॉल करके हनी को बोलते नहीं थे कि फिर क्यों एफआईआर करवा दिया भाई? नहीं, वो तो कॉमन चीज है, हम भी तो करवाते थे उसके ऊपर एफआईआर। ऐसा थोड़ी ना कि वही बस बात होती थी, हम भी करवाते थे। हाँ। बाद में फिर अरे भाई ये वाला विषय हो गया, तो मैं बोला बिल्कुल होना चाहिए, राजनीति में सब जायज है। हाँ। राजनीति मेरा ये सिद्धांत, पर्सनल कुछ नहीं। मैं विश्वविद्यालय में एक चीज जो मेरे साथ पढ़े वो सारे छात्र जानते हैं, मेरे साथी जानते हैं कि मैं विश्वविद्यालय में सिर्फ राजनीति तब किया जब इलेक्शन का डेट आया। नहीं तो साल भर मैंने राजनीति के विषय में कोई बातचीत नहीं करता था, मैं राजनीति का एक्टिविटी नहीं करता था। लेकिन तभी राजनीति करता था क्योंकि वो शिक्षण केंद्र है। शिक्षण केंद्र में अब साल भर राजनीति करने का मेरे ख्याल से कोई औचित्य नहीं होता है। लेकिन हमारे भाई साहब लोग साल भर राजनीति करते थे। लेकिन हम अंत समय में राजनीति करके वहाँ पे यूनिवर्सिटी जीत के निकल जाते थे। तो अभी क्या लगता है, छात्र संघ चुनाव होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? अब से कुछ दिन पहले IBC 24 ने भी इस पे गहमा डिबेट की थी, इस पे गर्म चर्चा हुई थी। देखिए, ये विषय जो है छात्र संघ वालों का विषय हो गया। अब मैं छात्र संघ वाले मामले से ऊपर आ गया हूँ, वहाँ से हट गया हूँ। मांग करेंगे छात्र संगठन वाले, निर्णय लेगी सरकार, और मैं दोनों का हिस्सा अब नहीं हूँ।
तो इस पे ज़्यादा विषय में जवाब दे नहीं सकता। किसकी सरकार है? सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन संगठन अलग है और सरकार अलग है। हमारे ये तो संगठन डिप्लोमेटिक जवाब हो गया। बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, हमारे संगठन के मुखिया किरण देव जी हैं। हाँ, हमारे संगठन के आदरणीय महामंत्री शिल्पी हैं पवन साय जी। सरकार के हमारे शिल्पी हैं माननीय विष्णुदेव साय जी, जो सुशासन की सरकार चला रहे हैं, बहुत शालीनता से वो सरकार चला रहे हैं। तो ये चीज़ें अलग अलग हैं। राहुल टिकरिया का पर्सनल लेवल पर क्या मानना है? क्या छात्र संघ चुनाव होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? पार्टी लाइन के बारे में मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपके बारे में पूछ रहा हूँ कि आपको क्या लगता है? देखिए, मैंने अभी दो चीज़ें आपको बताई। एक तो मैंने बताया कि जब छात्र संघ की चुनाव हो तभी लोगों को एक्टिव होना चाहिए, साल भर राजनीति नहीं करनी चाहिए। ठीक बात। नहीं तो शिक्षा वहाँ पे प्रभावित होती है और शिक्षण केंद्र का वातावरण भी प्रभावित होता है। तो दो चीज़ें हैं, एक तो नहीं होने से वातावरण साफ रहता है, और होने से कई ऐसे गुट हैं जो साल भर राजनीति करते हैं। साल भर वो ये तैयारी में रहते हैं। आप एनएसयूआई के बारे में बात कर रहे हैं? मैं वो विषय नहीं ले रहा हूँ, मैं किसी के विषय में नहीं बात कर रहा हूँ, और ये आपको पता है तभी आप बोल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों में जाकर, और आप देखिए जैसे हम ही जब 3 साल चला तो बताया ना, अपहरण का लग गया था। हाँ। अपहरण का लगवा दिए थे, कहीं पे मारपीट हो जाता है, कहीं पे मर्डर हो जाता है, मतलब ये चीज़ें आई हैं भाई पहले। बिल्कुल। तो ये सभी गुंडागर्दी का हब बन जाता है कॉलेज। हद हो जाता है, हब बन जाता है। मैं ठीक है, मैं सिर्फ राजनीति के मतलब जब डेट आता है 15-20 दिन का, उस टाइम राजनीति करता हूँ, लेकिन कई लोग साल भर करते रहते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो माइनस पॉइंट है, लेकिन प्लस पॉइंट भी है, वहाँ से छात्र नेता निकल कर आते हैं जी। तो ये सरकार को निर्णय लेना चाहिए इसमें कि क्या उचित है क्या अनुचित है, क्योंकि प्लस माइनस दोनों है। मतलब अभी भी आप जवाब नहीं देंगे? प्लस माइनस हमने भी देखा है, हमने फेस भी किया है, तो इसमें जवाब देने का विषय मुझे नहीं लगता, क्योंकि सरकार का विषय है, सरकार का विशेषाधिकार है और छात्र संगठनों के मांग के ऊपर डिपेंड करता है। अपहरण के आरोप की आपने बात की, एक और आरोप अभी हाल ही में अध्यक्ष बनने के बाद आप पर लगा, बहुत ही संगीन आरोप था, जिसको लेकर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। क्या कुछ बातें थी और कैसे क्लैरिफिकेशन आया? ज़रा आप डिटेल में उस पूरी घटना की जानकारी हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए कि चाची को लेकर जो आरोप लगे, चाचा ने जो आरोप लगाए, क्या वो मामला था और उसके पीछे की सच्चाई, आपका पक्ष क्या है, आपकी सच्चाई क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, जिस प्रकार से सोशल मीडिया में प्रचारित किया गया जी कि मेरे चाचा आरोप लगा रहे हैं जी, तो मैं आपको बता दूं कि वो मेरे चाचा नहीं है। भाई, टिकरिया लिख देने का मतलब ये नहीं होता कि वो मेरे घर का व्यक्ति हो, गाँव का व्यक्ति है, लेकिन हमारे अपोजिशन का व्यक्ति है, कांग्रेस के लोगों से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, और कांग्रेस की जब सरकार रही तो वहाँ के विधायक के साथ में ठेकेदारी करने वाला व्यक्ति है। ये मामला था 2022 का, हालांकि अभी चला रहे हैं, ये 4 साल में चौथी बार परोसी गई है। जब जब मेरा नाम आता है, जब जब मैं चुनाव लड़ने जाता हूँ, तो ये परोसना चालू कर देते हैं। ये उस टाइप की चीज़ें हैं, जब हम क्या होता है, कभी कभी जब कॉलेज में कई स्टूडेंट होते हैं और हमको कुछ प्रोजेक्ट मिलता है और प्रोजेक्ट बनाने हमको दिया जाता है, तो हम क्या करते हैं, कभी कभी उस प्रोजेक्ट की व्यवस्था करवाते हैं, क्योंकि वो प्रोजेक्ट इस कॉलेजों में, स्कूलों में पहले से रहता है। उस टॉपिक का हम प्रोजेक्ट लेते हैं, हम क्या करते हैं, फ्रंट पेज बदल लेते हैं। तो ये कांग्रेस का भी ये पद्धति बन गया है, ये हर बार फ्रंट पेज बदल लेती है, पीछे का जो टॉपिक होता है सेम होता है। जब मैं विपक्ष में था, जिला पंचायत का सभापति उस टाइम भी था, सरकार भूपेश बघेल जी की थी, बेमेतरा में आशीष छाबड़ा जी विधायक हुआ करते थे। मुखरता से मैंने कांग्रेस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाए, मीडिया के माध्यम से हो, चाहे ग्राउंड में हो, चाहे आंदोलन में हो, चाहे प्रदर्शन में हो। मुझ पर 14 FIR कराए गए 4 साल में, मुझे 5 बार जेल भेजा गया, कभी 7 दिन के लिए भेजा गया, कभी 4 दिन के लिए भेजा गया, 2 बार तो 2-2 दिन के लिए गया। मतलब वहाँ स्थिति ऐसी थी कि CM साहब या डिप्टी CM साहब का अगर दौरा है तो राहुल टिकरिया पहले गिरफ्तार होना चाहिए, भले अस्थायी हो। तो ये स्थिति हमने क्रिएट किया था, और उसी को रोकने के लिए हम पर कई प्रकार के एलिगेशन लगाए गए। ये भी उसी का हिस्सा था। किसी महिला का आरोप मुझ पर नहीं था, महिला का आरोप नहीं था, मामला तब बने जब महिला आरोप लगाए, लेकिन आरोप था एक उनके महिला के पति का। पति ने लिखा कि मेरी पत्नी के साथ इनका अवैध संबंध है। लेकिन मैंने थाने में FIR करने गया, मैं खुद FIR करने गया कि भाई मेरा चारित्रिक हनन किया जा रहा है, राजनीतिक षड्यंत्र है, इस पर मेरा FIR दर्ज किया जाए। 2022 का मामला था, लेकिन चूंकि सरकार उनकी थी और उनका ही षड्यंत्र था, मेरा FIR दर्ज नहीं किया गया। मेरी कंप्लेन आज भी वही फाइल पड़ी होगी, लेकिन उसको FIR नहीं लिखे। वो बोले यार महिला का मामला है, महिला का जब तक हम पक्ष नहीं ले पाएंगे हम आपका FIR नहीं लिख लेंगे। लेकिन जो संबंधित महिला जिसके साथ मेरा नाम जोड़ा गया,
नाम मैं नहीं लूँगा, क्योंकि ये कांग्रेस की नीति है जो ये मातृशक्तियों का अपमान करते हैं। ये अभी भी उस महिला का नाम जोड़े हैं और उसका नाम वायरल किए हैं। ये दुर्भाग्यजनक विषय है कि आप मातृशक्तियों का अपमान कर रहे हैं। आप गुजरात के विषय में पूरा देश में आग लगा हुआ है, बिहार के विषय में, जहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी के माता जी के विषय में अब शब्द उपयोग किया गया। तो ये नीति बन गई है, रीति बन गई है कांग्रेस की कि हर जगह मातृशक्ति का अपमान करेंगे, गाली गलौज करेंगे। अभी यही हाल इसमें भी हुआ मेरे वाले मामले में। तो उस महिला ने 2022 में ही 4 दिन बाद स्वयं थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई और उस एफआईआर में स्पष्ट लिखा कि मेरे मामले को राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। ये विवाद मेरे और मेरे पति का है, लेकिन मेरे पति का कांग्रेस विधायक के घर में आना जाना है, कांग्रेस के साथियों के साथ उसकी मित्रता है। तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से मेरा नाम राहुल के साथ, मतलब बलि का बकरा उनको बनाया गया। आप जानते थे उसके पहले उनको? देखिए, गांव के लोग हैं जी, गांव के लोग हैं, गांव में हर किसी को जानते हैं। छोटा सा गांव होता है, जानना अलग विषय होता है, लेकिन कौन हमारा है कौन विरोधी है ये भी हमको पता है। तो वो हमारे नहीं, तो आना जाना था उस परिवार में, उस घर में? देखिए, पारिवारिक कार्यक्रमों में आना जाना अलग विषय होता है, गांव में कुछ भी कार्यक्रम हो उसमें आना जाना अलग विषय होता है, लेकिन पर्सनली किसी के घर में आना जाना वाला विषय हमारा नहीं रहा कभी। और वो जो तथाकथित बोल रहे हैं, गांव में सैकड़ों चाचा होते हैं, दादा होते हैं, है ना, लेकिन परिवार का चाचा कौन होता है वो तो हमें पता है ना। जी, तो वो पारिवारिक हिस्सा तो नहीं, लेकिन हाँ गांव के हिस्सा है। और उन्होंने ये छाबड़ा जी के प्रभाव में आके ये सब लिखा था। उस टाइम दबाव बनाया गया कि यार तुम ये सब छोड़ दो, नहीं तो फिर ये सब मामले में तुम लंबे से रगड़ाओगे। हम भी डटे रहे, तुमको जो करना है करो। हमने कंप्लेन फाइल कर दी है, अगर एफआईआर नहीं लिखाएगा तो ये कंप्लेन हमारे हाथ में है जी। लेकिन 4 दिन बाद जब महिला ने आरोप लगाया और वो अपने पति के खिलाफ एफआईआर लिखवाया कि झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, मुझे बदनाम किया जा रहा है, मतलब अपने आप के लिए उसने लिखवाया, वहाँ से मामला धुल गया, पानी का पानी। कांग्रेस के साथियों ने जो लेटर चलाया था सबको डिलीट करना पड़ गया था 2022 में भी, यहाँ तक कि विधायक निवास से भी प्रोफाइल डिलीट करना पड़ गया था। फिर ये एक बार हुआ। दूसरी बार जब विधानसभा के चुनाव आए, दावेदारी सब चल रही थी सारे पार्टियों की, तो कहीं ना कहीं मैं जिला पंचायत का वहाँ पे सदस्य था, सभापति था, मेरी भी दावेदारी थी, मैं भी इच्छा रखता था, लेकिन लड़ना नहीं लड़ना तो पार्टी तय करेगी। तो उसमें टारगेट करने के लिए फिर से इस मामले को उछाला गया। उस टाइम तो ये था कि मैंने स्वयं एक वीडियो बनाया और उसको सर्कुलेट करा दिया कि भाई ऐसा ऐसा विषय है, और जब जब ये मामला है मैंने उसको सर्कुलेट करा दिया था कि झूठे आरोप हैं, वही पेपर दिखा के, जैसे आज मैंने पीसी में दिखाया। तीसरी बार आया अभी जब मैं 5 महीने पहले दूसरी बार जिला पंचायत लड़ने गया, घर घर जाके परोसे गए, लेकिन मेरी क्षेत्र की जनता और मेरे 50,000 मतदाता जिला पंचायत क्षेत्र, बल्कि मेरा घर नहीं आता मेरे जिला पंचायत में, वहाँ की मतदाता चीज़ों को समझती है, मेरा व्यवहार समझती है। उसने फिर से प्रचंड मतों से मुझे चुनाव जिता के भेजा, फिर से मैं सभापति बना। ये जितने षड्यंत्र करेंगे मैं उतना मजबूत होऊंगा। अभी चौथी बार तब है जब मैं जिला युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बन गया। मुझे पार्टी ने ये बड़ी जवाबदारी सौंप दी। इसके पहले नहीं आया था मामला, जब बन गया तो फिर से फ्रंट पेज चेंज किया गया, कंटेंट बदले गए और जारी किया गया। अभद्रता की हद अभी हुई जब अभद्रता की हद में रिश्तों को शर्मसार करने वाले वर्ड लिखे गए। उस महिला का फिर से नाम लाया गया जिस महिला ने 4 साल पहले इस मामले में सफाई दे चुकी है, थाने में एफआईआर कर चुकी है, और कोर्ट में राहुल टिकरी के उस मामले में 2023 में कोर्ट ने भी क्लीन चिट दे दिया कि राहुल कहीं पे पार्टी बनने का मतलब हकदार ही नहीं है, राहुल को कहीं पे पार्टी बना नहीं सकते। आप सारे जो एविडेंस दे रहे हैं सारे फेल है और आपके सारे एविडेंस मतलब निराधार हैं। मीडिया में एक ऑडियो भी बहुत वायरल हुआ, उसी बात कर रहा हूँ मैं जी। सारे जो निराधार जो वर्ड यूज कर रहा हूँ उसका मतलब वही है कि जो भी साक्ष्य वहाँ पे प्रस्तुत किए गए, चाहे व्हाट्सएप चैट का मामला हो, चाहे वॉइस ओवर का मामला, आप एक चीज, क्या वो ऑडियो आपका था? फेक ऑडियो है, वो फेक ऑडियो था। मैं आपको बता दूं, उस ऑडियो में आप सुनिएगा, कहीं पर भी ये मतलब किसी महिला से बातचीत का विषय नहीं है। वही ऑडियो तब हुआ अगर कुछ साक्ष्य बनाओ कि जब मैं किसी महिला से बात करूं। भाई वो जो ऑडियो है वो तो एक पुरुष का ऑडियो है, ये मिमिक्री रूप में बनवाया गया। दूसरी बात, नहीं, इसमें एक थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दीजिए। क्या ये फेक बनवाया गया जिसमें आपकी आवाज नहीं थी, या जिस मुद्दे के बारे में बात हो रही थी उसका आपके इस अवैध संबंध वाला जो आरोप है उससे कोई लेना देना? क्योंकि उसमें जो बातचीत हुई वो बहुत ही जेनरिक थी। जो सामने वाला शख्स था वो ये कह रहा था कि भाई तुमने मेरा दिल दुखाया है, मैं इससे उबर नहीं पाऊंगा, और ये सारी बातें थी। इसमें कहीं भी ना महिला का जिक्र था ना इस आरोप से कोई। मैं तो आपको बता रहा हूँ वो वॉइस ओवर भी फेक था, इसको कोर्ट ने बताया है।
कोर्ट ने, ये न्यायालय ने बताया कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट दिया, चाहे व्हाट्सएप चैट का हो, चाहे वॉइस रिकॉर्डिंग का मामला हो, ये निराधार है। जब कोर्ट इसको निराधार कह सकती है तो राहुल टिकरिया या फिर कोई पक्षकार या कांग्रेस की पार्टी इसको सत्य कैसे न्यायालय से बड़ा ना मैं हूं ना कांग्रेस की पार्टी है जी बिल्कुल। और न्यायालय ने मुझे क्लीन चिट दिया है। और इस मामले में आपको बता दूं, कल रात से ही हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जितने लोगों ने फेसबुक में डाला है, सब जगह पे एफआईआर दर्ज होना प्रारंभ हो चुका है और ये लगातार पूरे प्रदेश में एफआईआर दर्ज होगा इस मामले में। और ज़रूरत पड़ने पर कुछ जो वेबसाइट हैं जिन्होंने हमारे खिलाफ में बिना पक्ष के लिए ये न्यूज़ चलाई है, उसको मानहानि का नोटिस भी हम जारी करेंगे। जी जी। अंत में सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि भाजपा का यहाँ पर सरकार का परफॉर्मेंस कैसा लगता है आपको? भाजपा सरकार का परफॉर्मेंस तो आप देखिए, अभी 3 दिन पहले सीएम साहब जब 2 विदेशों का यात्रा करके उतरे, 2 देशों का यात्रा करके वापस लौटे, तो हजारों की संख्या में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने स्वागत उनका किया। बाइक रैली निकाली, 4 व्हीलर की रैली निकाली। उसके बाद वो स्वागत इसलिए भी था कि प्रथम उनका विदेश दौरा था, दूसरा सर्वे के अनुसार देश के लोकप्रिय दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस ने इस पे एक वीडियो जारी किया और देश के दूसरे नंबर के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के उस पे, जिसमें उन्होंने कमेंट सेक्शन दिखाया और कमेंट सेक्शन में लिखा हुआ था, बहुत सारी अलग अलग बातें थी जिसमें गालियां भी थी, बहुत सारी चीज़ें थी। उसका क्या जवाब देना चाहेंगे? कांग्रेस ने दिखाया ना जी, तो उनका काम ही है ये सब दिखाने का। कांग्रेस का काम ही है विपक्षी भूमिका निभाने का। हो सकता है जो गाली गलौज है उसको उन्हीं का जो स्लीपर सेल है वो किया होगा। कांग्रेस का तो नीति है, आप समझ लीजिए, जो प्रधानमंत्री। अच्छा, आईटी सेल नहीं कहते आप, स्लीपर सेल कहते हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं जी। हाँ, उनके लोग कर सकते हैं। आप देखिए लगातार नरेंद्र मोदी जी के माता के विषय में क्या बोलते हैं। ये तो यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि देश के गृह मंत्री जी के गला काटने तक की बात करते हैं इनके इंडिया अलायंस वाले। आप हमारा ही एक छोटा, मैं तो बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, और मेरे ऊपर जैसे ही मैं बना पूरा चारित्रिक लांछन लगा दिए। बिल्कुल, मतलब ये निम्न स्तर और निचले स्तर की राजनीति में कांग्रेस की पार्टी आ चुकी है। ये इनको किसी की लोकप्रियता। एक आरोप और लगाया कांग्रेस ने कि जब बस्तर में बाढ़ आ गई थी उस समय आपके मुख्यमंत्री विदेश का दौरा कर रहे थे। देखिए, जब बाढ़ आई तो ऑलरेडी वो विदेश चले गए थे। उनके जाने के बाद दंतेवाड़ा वाले बेल्ट में बाढ़ आई, लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव जी वहाँ पे लगातार डटे रहे, बाढ़ क्षेत्रों का दौरा किए। हमारे मुखिया, संगठन के मुखिया और भारतीय जनता पार्टी के मुखिया जो जगदलपुर के विधायक हैं किरण सिंह देव जी, वो लगातार वहाँ पे डटे रहे। तो उनको ये विषय उठाने का मुद्दा ही नहीं बनता भैया। कोई मुखिया तो है ना वहाँ पे, और मुख्यमंत्री जी भी कोई वहाँ पे घूमने नहीं गए थे, वो लाखों करोड़ों का यहाँ पे सौगात छत्तीसगढ़ में लेकर आए हैं। तो जाहिर सी बात है छत्तीसगढ़ के विषय में ही काम करने गए थे, कोई वहाँ पे घूमने नहीं गए थे हमारे मुख्यमंत्री जी। और दंतेवाड़ा का जो विषय वहाँ के प्रतिनिधि के रूप में और संगठन के जो मुखिया हैं वहाँ पे डटे हुए थे। एनएचएम कर्मी भी राज्य में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी एक आदेश भी जारी हो गया कि 24 घंटे के अंदर काम पर लौटो वरना बर्खास्तगी के आदेश हैं। बृजमोहन अग्रवाल का भी उनको साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकार का इस पर क्या मत है? देखिए, सरकार का विषय है, फिर से मैं बता दूं, इस पर निर्णय सरकार लेगी। मैं तो हाल में भी कार्यभार लिया हूँ, मुझे तो संगठन का जो आदेश आ रहा है मैं उस संगठन के आदेशों में चल रहा हूँ। आने वाले 4 तारीख, परसों 2 दिन बाद मेरा जिला प्रवास प्रारंभ हो रहा है। मैं पूरे प्रत्येक जिलों में प्रवास करूंगा, रात्रि विश्राम करूंगा, कार्यकर्ताओं से डिटेलिंग लेके जो विपक्ष में लड़ाई लड़े हैं और मजबूती से खड़े रहे हैं, ऐसे लोगों को मैं चयनित करके अपनी टीम बनाने के लिए निकलूंगा। तो जो आप विषय पूछ रहे हैं ये मेरा विषय नहीं है, सरकार का विषय, इस पर निर्णय सरकार ही लेगी। चलिए, भाजपा के विषय पे एक सवाल पूछ लेता हूँ। आपने लगातार 35 वर्ष की आयु की बात की, एक और मामला निकला था 65 वर्ष की आयु के बाद रिटायर हो जाना चाहिए। इसको लेकर अभी क्या स्टैंड पॉइंट है भाजपा का? क्या 65 वर्ष की आयु के बाद रिटायरमेंट ले लेना चाहिए? मैं युवा मोर्चा का कार्यकर्ता हूँ, मैं युवा मोर्चा के विषय में जवाब दे सकता हूँ। जो आप पूछ रहे हैं वो संगठन के शीर्ष नेतृत्व का सीएम बनने की चाहत भी तो होगी राहुल टिकरिया की? नहीं, मेरी कोई चाहत नहीं है। जो संगठन यहाँ पे भेज देगी भाई, राहुल टिकरिया जाके वहाँ पे काम कर लेगा। और अभी देखिए, जब विधानसभा चुनाव हुए मुझे साझा भेज दिया गया था, मैं साझा में काम करके आया। फिर कुछ ये ट्रेनिंग होती कैसे है, मुझे जरा समझाइए। क्योंकि एक अजय चंद्राकर जैसे धाकड़ मंत्री से लेकर एक बीजेवाईएम के अध्यक्ष तक जो लाइन होती है, जो लैंग्वेज होती है,
वो एकदम सेम। भाजपा इस ट्रेनिंग को कैसे अमली जामा पहनाती है, जरा आप बताइएगा। देखिए मैं तो सीख रहा हूँ जी, मैं तो ये सीख रहा लाइन हूँ। कैसे फॉलो होती है? भाई मैं तो सीख रहा हूँ अभी, मैं कोई बहुत बड़ा प्रवक्ता नहीं हूँ। मैं अजय चंद्राकर जी की आप बात की, वो जी, मेरे ख्याल से क्योंकि उनसे भी जब हमने सवाल नहीं, किया मैं जब बता कि रहा हूँ भाई आपको, अगले 5 साल में आपकी टिकट कटने की बात हो रही है, तो बोले मैं कार्यकर्ता बनकर काम करूंगा। मैं भी तो कार्यकर्ता हूँ। मैं तो बताया कि मेरा युवा मोर्चा का एक कार्यकर्ता जो है प्रदेश अध्यक्ष है, हाँ। मैं प्रदेश अध्यक्ष नहीं हूँ। और रही बात जो आप विषय पूछ रहे हैं कि टिकट मिलना बनना नहीं बनना, वो संगठन तय करेगा। अभी लास्ट टाइम भी हल्ला हो गया था कि राहुल तेरा टिकट है टिकट है। मैं बोला जो संगठन तय करेगा भैया, होना नहीं होना संगठन में काम करना पार्टी तय करेगी। फिर राहुल भाई एक बात बताओ, क्या भाजपा के कार्यकर्ता हताश हो गए हैं? क्योंकि जिस हिसाब से भाजपा मुख्यमंत्री का चयन करती है, किसी को नहीं पता होता। और दूसरी चीज, जो तीसरी चौथी लाइन में बैठा रहता है उसका चयन हो जाता है। जैसे आपका भी चयन हुआ, आपको हवा नहीं लगी। तो इस हिसाब से क्या भाजपा के कार्यकर्ता आप समझ चुके हैं कि भाई आशा पालना या चाहत रखना भाजपा में काम नहीं आने वाला ना, है? आप गलत बोल रहे हो। आशा पालना और चाहत पालना ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। आप बोले ना थर्ड लाइन फोर्थ लाइन, हाँ। ये आशा और संभावना का ही नतीजा है। हाँ। मतलब भारतीय जनता पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता भी संभावना रख सकता है कि वो कभी भी कुछ भी बन सकता है। हाँ। इस चेयर में आके बैठ सकता है, या सीएम साहब वाली चेयर में बैठ सकता है, या प्रदेश अध्यक्ष जी के चेयर में बैठ सकता है। तो राहुल टिकरिया भी बन सकता है? बिल्कुल, क्यों नहीं। CM? मैं वो विषय में नहीं जा रहा हूँ। हाँ। संगठन जिस दिन तय करेगा, राहुल टिकरिया फिर से वापस नीचे भी जा सकता है, ऊपर बम भी कर सकता है। ये सारा विषय संगठन का है। और आशा और जो आशंका, ये दोनों चीजें भारतीय जनता पार्टी में लागू है। और आप देखिए किस प्रकार से मंत्रियों का चयन हो जाता है, किस प्रकार के संगठन में लोगों की एंट्री हो जाती है। सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, अन्य राज्यों में भी पहली बार का विधायक मुख्यमंत्री बन जाता है। पहली बार के विधायक डिप्टी उस सीएम पर बन भी जाते तो हैं। आरोप लगे आपके ऊपर कि भाई भाजपा राज्य में जातिवाद की राजनीति कर रही है। कांग्रेस ये कह रही है कि भाई यादव समाज से इसीलिए मंत्री बनाया गया क्योंकि बिहार में चुनाव है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हर पार्टी समाज को तलाशती है और समाज को स्थान देती है। ये भारतीय जनता पार्टी भी करती है। मैंने बताया अभी युवा मोर्चा में पहले आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष थे युवा मोर्चा के, आज ओबीसी से बना है, कल कोई और वर्ग से बनेगा। तो ये समय समय पर वर्गों को स्थान दिया जाता है। ये कांग्रेस का काम है आरोप नहीं, तो लगाना। उसके पीछे स्ट्रैटेजी भी तो होती होगी। ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पीछे क्या स्ट्रेटेजी है मुझे ही नहीं पता। मेरे पीछे क्या मंशा है मुझे बनाने की, मुझे ही नहीं पता। अरे इतने भोले मत बनिए। अरे बिल्कुल नहीं पता। ओबीसी वर्ग का प्रभाव छत्तीसगढ़ में किसी को बताने की जरूरत है क्या? नहीं, तो आदिवासी वर्ग का भी प्रभाव है जी, आदिवासी वर्ग का प्रभाव है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे ओबीसी वर्ग के जितना है। मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए मैं ओबीसी वर्ग से आता हूँ, और ये पार्टी समझेगी कि क्या सोच के बनाई है। मेरा तो एक ही काम है, पार्टी का दिशा निर्देश पालन करना। जी। रही बात मंत्रियों को चयन जातिवाद के तहत करना, ये मुझे नहीं लगता कि जिस प्रकार से जैसे अभी आयोग मंडल बटे, हाँ। उसमें तो कई वर्गों को बहुत स्थान मिला जी। है। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। जो काम किया है, जो कार्यकर्ता है, जो लगता है पार्टी को कि हमको इसको ऑब्लाइज करना चाहिए, पार्टी समय पे करती है। मैं बहुत बड़ा उसका उदाहरण हूँ। 6 साल में मुझे 5 मोर्चों में पार्टी ने काम दिया। हो सकता है आने वाले समय में छठवां कोई दूसरा मोर्चा हो मेरे लिए। तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी में ये आशा पाला जा सकता है कि पिछले लाइन का भी कार्यकर्ता कभी भी कुछ बन सकता है। 65 साल में रिटायरमेंट पर आपने जवाब नहीं दिया, होना चाहिए उसमें नहीं मैं होना जवाब चाहिए? दे भी नहीं सकता। मैं युवा मोर्चा पे जवाब दे सकता हूँ। अच्छा चलिए, आखिरी सवाल कि भाई भाजपा में, चलिए भाजपा छोड़ देते हैं, भारत की राजनीति में सबसे प्रभावशाली नेता जिसने आपके व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव छोड़ा हो, नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, या कोई विपक्ष का भी अगर कोई नेता हो? देखिए 2 प्रकार के नेता हैं और दोनों का स्थान सेम है। मैं जब मेरे ख्याल से मैं 6वीं 7वीं में रहा हूँगा, तो रायपुर के सप्रे ग्राउंड में अटल बिहारी वाजपेयी जी का सभा हुआ था। मैंने बताया कि मेरे पिताजी मंडल अध्यक्ष थे उस समय में भारतीय जनता पार्टी के। वो मंडल आज के डेट में 4 मंडलों में विभक्त है। तो कहीं ना कहीं पार्टी के जो विषय हैं, गांव में रहता था उस टाइम में, मुझे समझ में आती थी कि ये हमारा बड़ा नेता है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी से मिलने का या उनको देखने का अदब ही मन में कल्पना थी। तो मैं पापा जी के साथ उस समय, वो सन मुझे याद नहीं है, लेकिन सप्रे साला में उस समय सप्रे जो ग्राउंड है वो बहुत बड़ा ग्राउंड हुआ करता था। अब तो डाइवर्ट हो गया है। उस ग्राउंड में उनकी बड़ी सभा हुई थी और उनको देखने की इतनी ललक थी कि मैं पापा के साथ आया जरूर था। उनका उंगली छोड़ के मैं सामने पहुंच के उनको देखा और सुना था। तो
उनका प्रभाव अलग था, हम्म, लेकिन दोनों में अंतर एक ही है कि ये सौम्य है, हम्म, मोदी जी बहुत प्रभावशाली, बहुत तेज हैं, लेकिन दोनों की जो क्षमता है उसमें आप मेरे ख्याल से ये नहीं कर सकते कि इनमें ये कम क्षमता है, उन पे वो कम क्षमता है। अटल जी जिस प्रकार से लेके लोगों को चलते थे वो अलग विषय था। नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से दबाव और अपने दृढ़ संकल्प के साथ जिस प्रकार से सरकार को चलाते हैं, और जो सोच करते हैं कि हाँ हम राम मंदिर बनाएंगे तो राम मंदिर बनता है, वो कहते हैं कि हम 24 किलोमीटर का समुद्र के ऊपर ही ऊपर ब्रिज बनाएंगे तो वो बनता है। तो नरेंद्र मोदी जी का आप समझिए, जिस व्यक्ति को दूसरे देश 24 अवार्ड, नागरिकता अवार्ड दे चुकी है, तो ये, और जैसे अटल जी का परमाणु परीक्षण का विषय रहा, वो भी एक दृढ़ संकल्प था। इंदिरा गांधी इसमें कहाँ बैठती दृढ़ है? संकल्प था, दृढ़ संकल्प इसलिए था क्योंकि अमेरिका का दबाव था, कई देशों का दबाव था, उसके बाद भी अटल जी ने राष्ट्रपति जी अब्दुल कलाम जी के साथ में, उस टाइम वो पोखरण का मामला वही देखते थे, बाद में राष्ट्रपति बने, तो उनके साथ में मिलके वो सफल परीक्षण भी किया पूरे उस टाइम मेरे ख्याल से अमेरिका का अलग ही प्रभाव था, उसके बाद भी वो सैटेलाइट घूमती थी सर के ऊपर। उस चीज़ों को दरकिनार करके उन्होंने सक्सेस किया, परमाणु परीक्षण किया। तो कहीं ना कहीं दोनों में वो समानता है, और दोनों एक विराट व्यक्तित्व के धनी है जी। इंदिरा गांधी इसमें कहाँ फिट बैठती है दृढ़ संकल्प के? अगर आपने देखिए, मैं बता दूं, इंदिरा गांधी जी को मैंने सिर्फ सुना है। वो जब प्रधानमंत्री रहे तब शायद 91 का तो हमारा बोर नहीं है, बोर नहीं 91 का है, तो वो सारी चीजें बहुत छोटे रहे अपन। तो आप पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका था? मैं मान के चलूं अटल बिहारी वाजपेयी। अटल जी को मैंने सामने से पहली बार बचपन में देखा, और वो एक ललक थी, मैं 7वीं के क्लास में फ्रंट लाइन में जाके उनको सुन रहा हूँ, और बच्चा था करके मुझे सब कोई जाने भी दे दिए। तो जो रो बना हुआ था वहां पे मैंने उनको सुना है सप्रे शाला में। हमारे पिताजी चिंतित हो गए थे कि गायब कहाँ हो गया, लेकिन हम उनको सुनने चले गए थे। तो ये प्रभाव उनके लिए पहले रहा, और उनकी कविताएं तो पूछो ही मत। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि दोनों जो व्यक्तित्व हैं विराट व्यक्तित्व हैं, और ऐसे व्यक्तित्व मिलना पॉसिबल नहीं है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ राहुल टिकरिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जोशीला इंटरव्यू था, और बहुत ही बढ़िया इंटरव्यू था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने हमें स्थान दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।